तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसे उसके किए की सजा दी जाती है, उसे गोली मारी जाती है, लेकिन उसके बावजूद मौत के बाद जो आखिरी रस्म का वो हकदार था वो उसके हिस्से में नहीं आता। करीब 62 साल गुजर जाते हैं और 62 साल तक उसकी लाश को सहेज कर रखा जाता है। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? ये पूरी कहानी आप तक सुनाऊं उससे पहले एक अपडेट। बहुत सारे लोग आप हमेशा लगातार मेल करके पूछते रहते थे कि ओनिबा और शरीक केस में क्या हुआ। अक्टूबर में ये सिलसिला शुरू किया था और मुझे उम्मीद थी कि जल्दी इस केस में कुछ मंजिल तक ये पहुंचेगा मामला, लेकिन अब खुशखबरी आई है एक। ओनिबा और शरीक, आपको पता है, मुंबई की वो मियाँ बीवी जो अपना हनीमून मनाने के लिए कतर गए, जिनकी अपनी रिश्तेदार ने धोखे से उनके बैग में ड्रग्स रख दिया और कतर एयरपोर्ट पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर मामला अदालत में पहुंचा और कतर की अदालत ने दोनों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इसी कैद में रहने के दौरान ओनिबा ने एक बच्ची को जन्म दिया और दोनों कतर की ही जेल में बंद। लेकिन जब ओनिबा और शरीक के माँ बाप कतर पहुंचे तो वहां पुलिस ने जो उनके पास से सामान जब्त किया था, उसमें फ़ोन भी था, वो फ़ोन माँ बाप को लौटा दिया गया। और जब माँ बाप घर लौटे तो उस फोन में उनकी बेगुनाही का सबूत कैद पाया। दरअसल जिस औरत ने ओनिबा और शरीक को धोखे से हनीमून के नाम पर कतर भेजा था और साथ में ड्रग्स भेजा था, उनकी पूरी बातचीत उस फोन में रिकॉर्ड थी और उस फोन की बातचीत से साफ हो रहा था कि ओनिबा और शरीक बेकसूर हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बैग में जो उनकी खाला जो दे रही है वो ड्रग्स है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसमें जर्दा है, मणिकचंद का जर्दा, लेकिन वो ड्रग्स निकला, हशीश निकला और वो पकड़े गए। तो ये फ़ोन इनकी बेगुनाही का सबूत था। उसके बाद ओनिबा के जो वालिद हैं वो लगातार इधर उधर भटकते रहे, मुंबई पुलिस के पास भी गए, फिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास गए और आखिर में ये मामला एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में आया। और इसके इन्वेस्टिगेटिव अफसर थे केपीएस मल्होत्रा, जिन्होंने इस पूरे मामले की जाँच की। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जाँच में देरी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जब खत्म हुई, दोबारा जाँच शुरू हुई, असली गुनहगार को पकड़ा गया और इस मोबाइल के जरिए यह साबित हो गया कि ओनिबा और शरीक बेगुनाह है। लेकिन मामला दूसरे देश का था जहां पे वो बंद है और कतर के साथ इस तरह की चीज़ें कि कैदियों का आदान प्रदान, अदला बदली, हमारा अभी तक कोई समझौता भी नहीं था। लेकिन एनसीबी ने अपनी तरफ से कोशिश की, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने हेल्प की, इसमें पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हेल्प की और फिर कतर की एम्बेसी को कांटेक्ट किया गया और उनको ये सारे प्रूफ दिए गए और कहा गया कि वो वहाँ की अथॉरिटी और वहाँ की जो कोर्ट है उन तक ये पहुँचाए। इन सबूतों को देखने के बाद ओनिबा और शरीक के वकील ने दोबारा कोर्ट में एक अपील दायर की और कहा कि ये उनकी बेगुनाही के सबूत है, तो जो उन्हें सज़ा दी गई है उस सज़ा से अब उन्हें बरी किया जाए। कतर की हायर कोर्ट ने उनकी इस अपील को सुना, तमाम सबूत देखे और अभी 11 जनवरी को कतर की कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि नए सबूत की रोशनी में अदालत को लगता है कि इन दोनों का हक है कि इन्हें इनके मुकदमे की फिर से सुनवाई करने की इजाज़त दी जाए। और ये फैसला कतर की कोर्ट का आ गया। तो अब जिस कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी, ये मामला उस कोर्ट में वापस भेजने का ऑर्डर दिया गया है और इसकी अब जो सुनवाई है वो बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तो जिस तरीके के नए सबूत, एविडेंस आए हैं, उसको देखते हुए अब पूरी उम्मीद यही है कि ओनिबा और शरीक वतन वापस लौटेंगे, मुंबई अपने घर वापस लौटेंगे। ये 2 गए थे, 3 होकर लौटेंगे, लेकिन जो इन्होंने वहाँ पे झेला, जो सज़ा पाई, जिसकी कोई ख़ता भी नहीं थी, क्योंकि वो साजिश का शिकार हुए, वो शायद चीज़ें ख़त्म होंगी। तो एक अच्छी चीज़ है कि एनसीबी के ऊपर या बाकी अथॉरिटी के ऊपर हम लोग हमेशा इल्ज़ाम ही लगाते रहते हैं कि वो लोगों को पकड़ते हैं, बेगुनाहों को फंसाते हैं। यह ऐसा मामला है जिसमें बेगुनाहों को दूसरे देश से हिंदुस्तान लाने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें इंडियन अथॉरिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ख़ासतौर पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उनके डायरेक्टर राकेश अस्थाना, इन्वेस्टिगेटिव अफसर हैं केपीएस मल्होत्रा। तो अब उम्मीद है कि ओनिबा और शरीक की जल्द रिहाई होगी, क्योंकि नए कोर्ट में जैसी सुनवाई होगी, इन सबूतों को देखने के बाद इनकी रिहाई तय है। तो ये एक अच्छी कोशिश थी, ये अपडेट था, मुझे लगा कि आप तक पहुंचाएं और इसके आगे जैसी अपडेट होगा, जिस दिन सुनवाई शुरू होगी, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इन्हीं चीज़ों के जरिए एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो ये हुई कि भारत और कतर के बीच में जब ओनिबा और शरीक का मामला आया तो ये भी हुआ कि ऐसे सिर्फ ये दोनों नहीं हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह होते हुए साजिश का शिकार होकर अलग अलग जेलों में बंद हैं कतर की।
तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो इसके लिए एक स्पेशल MOU साइन हो रहा है भारत और कतर सरकार के बीच में, और इस स्पेशल MOU के जरिए ये होगा कि जो लोग वाकई बेकसूर हैं उन्हें भारत लाने की कोशिश की जाएगी और कतर अथॉरिटी उन्हें भारत को सौंप देगा। तोनीबा और शरीक के जरिए एक अच्छी और नई शुरुआत यह भी हुई है कि बाकी बेगुनाहों के लिए भी दरवाजा खुल गया है और वापसी का। तो ये थी अपडेट। अब आज की कहानी पर आते हैं। बहुत सारे सीरियल किलर की आपको कहानी सुनाई, ये कहानी भी एक सीरियल किलर की है, लेकिन इस सीरियल किलर की इस कहानी में सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली चीजें हैं वो उसकी मौत के बाद की हैं। लेकिन पहले जिंदगी की उसकी कहानी। चीन का एक नागरिक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीनी फौजी भी था और चीन की तरफ से जापान के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, उसका नाम था तब एनजी लीहुई। एनजी लीहुई चीन में पैदा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 40s के दौरान उसने जंग लड़ी। जंग के दौरान जापान, आपको पता है कि उस वक्त चीन के ऊपर काफी हावी था। तो जिस जगह पे एनजी लीहुई पोस्टेड था और जापानी सेना से लड़ रहा था, वहां जापानी सेना जो है वो हावी थी और धीरे धीरे एनजी लीहुई की जो पूरी टीम थी, जो सैनिक की टुकड़ी थी, वो एक एक करके कम होते जा रहे थे। आलम यह था कि सारे रूट रास्तों पर भी जापानी सैनिक का बोलबाला था, तो जो रसद है, हथियार है, खाने पीने का सामान है, वो भी चीनी सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में खुद को जिंदा रखने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त एनजी लीहुई ने, जब उसे खाने पीने का सामान नहीं मिला और उसके बहुत सारे साथी सैनिक मरे पड़े थे, तो जिंदा रहने के लिए उसने अपने ही साथी फौजियों के मांस को खाया और उसके बाद खुद को किसी तरह से जिंदा रखा कई दिनों तक। लेकिन शुरुआत मजबूरी से हुई, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना था, तो अपने साथियों की लाश खा रहा था। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये मजबूरी उसके लिए शौक और मजे में बदल गई। उसे इंसानी मांस का स्वाद अच्छा लगने लगा। जंग खत्म होती है और एनजी लीहुई एक नए नाम से चीन छोड़कर थाईलैंड पहुंच जाता है। अब उसका नया नाम था सी कोई। तो एनजी अब सी कोई बन गया। बात है 50s की। 1950 में वो बैंकॉक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो अलग अलग छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जिंदगी को चलाता रहता है। परिवार के बारे में उसके और कोई किसी को जानकारी नहीं थी और उस वक्त चीन को लेकर थाईलैंड की भी बड़ी अच्छी राय नहीं थी। तो वहां पे जब ये जाता है, सी कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, फिर किसी के घर में माली बन जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी दौरान 54 से लेकर 58 के बीच में बैंकॉक के आसपास और उन जंगलों में और उस जंगलों के आसपास रहने वाले परिवारों में कुछ बच्चे गायब होने शुरू हो जाते हैं। माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस ढूंढती है, लेकिन कातिल का पता नहीं चलता। कुछ बच्चों की लाशें मिलती हैं, लेकिन जब लाश मिलती है, बल्कि सभी बच्चों की लाश मिली, तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि हर बच्चे को मारा तो गया ही था, लेकिन उनके जिस्म के अंदरूनी अंग वो गायब थे। किसी का दिल गायब था, किसी का लीवर गायब था, किसी का किडनी गायब था। तो ये पुलिस को बड़ा अजीब लगा कि कौन सा ऐसा कातिल है जो पहले कत्ल करता है और फिर इंसानी जिस्म के अंगों को गायब कर देता है। बैंकॉक पुलिस मामले की तफ्तीश करती रहती है, लेकिन कातिल पकड़ में नहीं आता। इस दौरान में पहला बच्चा गायब होता है, फिर थोड़ा वक्त बीतता है, दूसरा गायब होता है, तीसरा गायब होता है, 4, 5, 6, 7। अब 6 बच्चे गायब हो गए और 7वां भी अब गायब हो गया। पुलिस के ऊपर दबाव भी है कि वो उस कातिल को ढूंढे, लेकिन कातिल जो है वो मिलता नहीं है। इसी दौरान में 1958 में पुलिस को एक शख्स वहीं बैंकॉक के करीब एक जंगल में मिलता है जो एक बच्चे की लाश को जला रहा होता है, और इत्तफाकन पुलिस उस वक्त जंगल में गश्त कर रही थी किसी और काम में। तो उस शख्स को देखती है और उस शख्स के साथ एक बच्चे की लाश को देखती है, तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तब तक उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस शख्स को जो उस बच्चे की लाश के पास खड़ा गिरफ्तारी करने के बाद कई और कत्ल का राज खुलेगा। खैर, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद ले जाती है, उस बच्चे के बारे में पूछताछ करती है। बच्चे का नाम उसे पता नहीं था, लेकिन वो बताता है कि वो बच्चा उसे कहाँ मिला।
उस इलाके के हिसाब से अब बैंकॉक पुलिस उस ठिकाने तक पहुंचती है, लोगों से पूछती है कोई बच्चा गायब हुआ। उस बच्चे के हुलिया बताते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एक बच्चा गायब हुआ एक दिन पहले ही। लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, बच्चे की शिनाख्त हो जाती है। उसके बाद पुलिस उस शख्स को पकड़ती है, उसके बाद उससे उसका नाम पूछती है, तब वो बताता है कि उसका नाम सी कोए है। इसके बाद सी कोए से जब और पूछताछ होती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि हाँ, इससे पहले भी मैंने 6 बच्चों को मारा है और टोटल 7 बच्चों के कत्ल का कन्फेशन करता है। फिर पुलिस पूछती है कि उनमें से ज्यादातर बच्चों के शरीर के अंदरूनी अंग गायब थे, उसका क्या? तो वो बताता है कि वो उन्हें बॉयल करके खाया करता था। फिर वो कहानी बताता है कि जब मैं चीन की तरफ से जंग लड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो भूखा था, सैनिकों की लाशें खाई और वो आदत लगी रही। तो यहाँ आने के बाद उसने बैंकॉक में रोजी रोटी इधर उधर कमाने की कोशिश की, नौकरी की छोटी मोटी, लेकिन वो स्वाद उसके ऊपर फिर से हावी होने लगा और उसे लगा कि वो खाना है इंसानी अंगों को। तो बच्चों को टारगेट इसलिए किया, शिकार इसलिए बनाया कि बच्चों को बहलाना, फुसलाना और उन पर काबू पाना बेहद आसान था बड़ों के मुकाबले। इसीलिए उसने ऐसे बच्चों को जो घर से थोड़ी दूर सुनसान इलाके में अकेला देखता, वो उन्हें उठाता और फिर मारने का उसका मकसद ही ये था कि उसे खाना है। और उसके बाद वो उन बच्चों को एक एक कर कत्ल करता गया। उसकी सारी चीज़ें, सारी बातचीत सुनने के बाद 1958 में वो अरेस्ट हुआ था और 1959, 1 साल के अंदर अंदर 16 सितंबर 1959 में बैंकॉक की अदालत ने उसे दोषी माना कत्ल का और फिर उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर गोलियों से भून डाला। तब बैंकॉक में मौत की सजा ऐसी हुआ करती थी। साल भर के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अब मारने के बाद कायदे से उसका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन वहां की अथॉरिटी ने उस वक्त अंतिम संस्कार नहीं किया। एक तो परिवार का कोई शख्स नहीं था जो बॉडी क्लेम करने के लिए आता, तो फिर यह तय हुआ बिना सोचे समझे, उस वक्त कोई लॉन्ग प्लानिंग नहीं की गई थी, कि इसी बैंकॉक के श्रीराज मेडिकल हॉस्पिटल में इस सीरियल किलर की बॉडी को रख दिया जाए ताकि मेडिकल स्टूडेंट इसके ऊपर रिसर्च कर सके। 1959 में मौत के महीने भर के अंदर अंदर उसकी बॉडी हॉस्पिटल से निकालकर श्रीराज मेडिकल म्यूजियम में रख दिया गया और म्यूजियम में वहां पे बच्चे मेडिकल के जो पढ़ाई कर रहे थे वो सारे आते देखते। फिर धीरे धीरे उसके जो जिस बॉक्स में रखा गया था उसमें बाकायदा उसका कि आदमखोर सीरियल किलर है, तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी म्यूजियम में, क्योंकि एक तो कातिल सीरियल किलर और दूसरा आदमखोर। आम आदमी की सोच ये होती है कि पता नहीं आदमखोर कैसा दिखता है, कैसा उसकी चाल ढाल या फिर उसकी शरीर की बनावट कैसी होती है, आम इंसानों से अलग होता है कि नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों ने, क्यूरियोसिटी ने लोगों को इस म्यूजियम की तरफ खींचना शुरू कर दिया और लोग इस सीरियल किलर को देखने के लिए म्यूजियम पहुंचने लगे। म्यूजियम में भी लगा कि इस सीरियल किलर जिसको आदमखोर करके ज़्यादा प्रचारित किया गया, उसकी वजह से भीड़ बढ़ रही है, तो फिर इसको म्यूजियम में ही रखने का फैसला ले लिया गया। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान में कुछ ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट जो थे, उन एक्टिविस्ट ने यह कहा कि इस तरीके से एक शख्स जिसको उसके किए की सजा मिल चुकी है, उसकी लाश को यूं प्रदर्शन के लिए रखना उचित नहीं है। तो उन्होंने इसको आवाज उठाई, लेकिन तब आवाज सुनी नहीं गई। फिर धीरे धीरे और भी इसके बारे में लोगों ने कुछ रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि जब ये सब कुछ हुआ तो उसमें 2 चीजें आई। उसमें यह था कि इस सीरियल किलर ने यह तो माना कि उसने 7 बच्चों का कत्ल किया है, लेकिन उसने ये नहीं माना कि उसने उन बच्चों को खाया है या उनके शरीर के अंगों को निकालकर खाया। उसकी जो लैंग्वेज थी और जो थाई लैंग्वेज थी उसमें बड़ा फर्क था और बहुत सारे लोग जो है उसके बयान को समझ नहीं रहे थे। कहते हैं आखिरी वक्त में जबरदस्ती एक ट्रांसलेटर उसको दिया गया और उस ट्रांसलेटर ने अपने हिसाब से उसकी सारी चीज़ों को कही, लेकिन वो आखिरी वक्त तक ये मानता रहा कि उसने बच्चों को मारा तो है पर उन्हें खाया नहीं है। लेकिन ट्रांसलेटर की गलती और चीनियों को लेकर उस वक्त जो बैंकॉक में उस सारी राय थी लोगों की, वहाँ की अथॉरिटी की, तो वो थोड़ा सा उसके साथ ज्यादती हुई और न सिर्फ उसे सीरियल किलर बल्कि एक आदमखोर भी डिक्लेयर कर दिया गया। और इसीलिए साल भर के अंदर अंदर
उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर गोलियों से भून दिया गया। तो जब लोगों ने ये बात भी उठाई कि उसके साथ पूरा इंसाफ नहीं हुआ है और म्यूजियम में इस तरीके से रखा गया है, तो फिर धीरे धीरे जो तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता थे वो इसके खिलाफ जाने लगे और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हक है इसके अंतिम संस्कार का। थाईलैंड के मॉडर्न दौर में ये पहला सीरियल किलर था जो इतना चर्चित हुआ था। इससे पहले पुराने दौर में हुए होंगे, लेकिन 50s के बाद थाईलैंड का ये सबसे बड़ा सीरियल किलर था। तो इन चीज़ों को भी प्रचारित किया गया और इसकी वजह से म्यूजियम में और लोग देखने के लिए आने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब वक्त बीतता गया तो इधर जो उसकी लाश थी म्यूजियम में रखी हुई वो भी खराब होने लगी, काली पड़ने लगी। तो बहुत सारे लोग जो गए उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है एक इंसान के साथ, चाहे वो उसके कर्म जो भी हों, लेकिन उसका भी राइट है फाइनल अंतिम संस्कार का, और लाश खराब भी हो रही है। फिर नया 2017-18 के बाद ये मामला फिर जोर पकड़ा और आखिरकार 2019 में यह तय हुआ कि इसके जो जहां पे इसकी लाश रखी गई थी शीशे में, उसके आगे लिखा हुआ था सीरियल किलर आदमखोर, उसको हटाकर उसमें यह था कि एक मौत की सजा पाने वाला मुजरिम, आदमखोर शब्द हटा दिया गया। जब 1959 में उसे मौत की सजा दी गई थी और गोली मारी गई थी तब उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी, 32 ईयर्स। इसके बाद 2018 से ये सारी चीजें शुरू हुई। 2019 में ये तय हुआ कि नहीं, इसको म्यूजियम से हटाया जाए, और 2019 में इसको म्यूजियम से जो एक प्रदर्शनी के लिए रखी गई थी इस लाश को, इसको हटा दिया गया। और फिर उसके बाद तय हुआ कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। जुलाई 2020 में, पिछले साल कोरोना के इस काल में, वहाँ की लोकल कोर्ट और तमाम लोगों के बीच बैठक हुई। शहर के बड़े लोग थे, अथॉरिटी के बड़े लोग थे, इनकी बैठक हुई और उसके बाद तय हुआ कि इसे हक है इसके अंतिम संस्कार का। जुलाई 2020 में श्रीराज मेडिकल म्यूजियम के तमाम लोग, शहर के बड़े लोग ये इकट्ठा हुए और उसके बाद पूरे बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से बैंकॉक में ही इस सीरियल किलर का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि किसी परिवार के सदस्य की कोई जानकारी नहीं थी, कोई आया भी नहीं, तो वहाँ की प्रशासन ने खुद ही इन सारी चीज़ों को कहा। और प्रशासन ने एक और भी चीज़ यही थी कि जो लोग भी इसके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं वो ज़रूर आए। और कहते हैं कि सैकड़ों लोग इसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए आए थे। दो वजह थी इसकी, एक मॉडर्न थाईलैंड का पहला सीरियल किलर, दो उसके साथ एक जो आदमखोर का ठप्पा लगा था उसकी वजह से, तीन करीब 62 ईयर्स तक एक लाश, एक सीरियल किलर की लाश एक म्यूजियम के शीशे में कैद थी और वो बाहर निकली और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये थी कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसकी लाश 62 साल तक सहेज कर रखी गई और 62 साल के बाद आखिरकार उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।